Hi friends, so welcome to all of you in this channel whose name is UPSC PCS Academy, and today we are going to start a new series which is Modern Indian History, and our source will be Ghatna Chakra, okay, because Ghatna Chakra is very important for exams like BPSC and UPPCS and other things. So friends, watch the entire videos, and also if you have not subscribed my channel then please do subscribe this so that you will get the regular updates from my channel. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री देखिए खासकर बीपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है। टोटल हिस्ट्री लगभग अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं यदि आप एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न का बात करें तो। ठीक है, पहले हम लोग मॉडर्न से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन विल कम बैक टू मेडिएवल एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, एंड बिहार का हिस्ट्री ऑल्सो। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग जो कंपनी का जो आगमन हुआ था इंडिया में उससे रिलेटेड हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द वास्को डी गामा अराइव्ड एट द कालीकट। ठीक है, कालीकट में कब वो आया था? तो ये 1498 में 1498 है, आप सबको पता होगा। एंड ये पर्टिकुलर डेट का बात करें तो ये आपका 20 मई 1498 है। ठीक है, और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था जैमुरीन। उसने उसको काफ़ी वेलकम किया था, स्वागत किया था कालीकट के पास में। एंड मेनली उन्होंने जो है ना ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, और ब्लैक पेपर वगैरह जो है और भी मसाला वगैरह का ट्रेड किया था, और 60 टाइम्स ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ था जो वास्को डी गामा आया था, और इसी वजह से वो बार बार आता रहा यहाँ पे। एंड कमर्शियल फर्म्स उसने स्थापना किया था कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली में। ठीक है, और इसके बाद यदि पहला जो वॉइसराय जो था पोर्टुगीज वॉइसराय की बात करें तो ये आपका एल्मीडा जो है, फ्रांसिस डी एल्मीडा है ना, वो 1505 में इंडिया में आया था, और उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का एक तरह से नींव रखा था इंडिया में। ठीक है, याद रखिए ब्लू वाटर पॉलिसी अक्सर पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो अल्मीडा से रिलेटेड है, फ्रांसिस डी अल्मीडा है ना। और अकॉर्डिंग टू ब्लू वाटर पॉलिसी एक्जैक्टली है क्या था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुर्तगीज है वो एक तरह से उनके पास सोल ट्रेड पावर रहेगा अरबियन सी में एंड इंडियन ओशियंस में। उसी को इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी था, मतलब कोई और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ट्रेड ना करें, क्योंकि वो करेंगे तो प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे इनके। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आया था वो अल्बुकर्क था, सेकेंड वॉइसराय है, 1509 में आया था एज ए न्यू वॉइसराय। और उन्होंने क्या किया था, गोवा को एनेक्स किया था 1510 में। किससे किया था? बीजापुर रूलर जो है ना यूसुफ आदिल शाह, इससे उन्होंने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट वास्को डी गामा, है ना। वास्को डी गामा के बारे में बोलता है कि भाई क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है कि जमोरिन समुथिरी वाज द रूलर ऑफ कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप टू इंडिया इन 1498, है ना। जेमोरिन को बोलते हैं, समुथिरी भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इनका, और वाज द रूलर ऑफ कैलिकट ड्यूरिंग द वास्को डी गामा ट्रिप 1498। और दूसरा दिया है in his first trip वास्को डी गामा stayed for approximately 1 year in India। ठीक है, तो देखो आंसर में दिया है कि ओनली 1, यानी कि पहला है वो सही था, और दूसरा जो 1 ईयर रहा था वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 1498 में जो है ना वास्को डी गामा कालीकट पे तो आया था। ठीक है, और कालीकट जो है उस समय जमुरीन नाम के जो राजा था वो रूल करते थे, इनका दूसरा नाम समोथिरी भी था। ठीक है, और लगभग जो है ना 3 मंथ से रुके थे, और इसके बाद वो वापस चले गए थे, और पूरे शिप को उन्होंने मसाला जो है इंडियन मसाला से भर के ले गया था वो। ठीक है, लेकिन दोबारा वो 1502 में फिर से वापस आए थे। तो इसलिए जो 1 ईयर जो दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि वो 3 महीने ही रुके थे लगभग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हमने देखा था ये अल्मीडा जो है पहला वाइसराय था इसका पुर्तगाल का, और वो ब्लू वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था? ब्लू वाटर मतलब ये हुआ था कि भाई जो अरबियन सी है या फिर इंडियन ओशियन है वहाँ पे कोई और जो है ना ट्रेड नहीं करेगा, सोल ट्रेडिंग पावर इन्हीं को रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ना, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। तो पता ही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, पहला वॉइसराय कौन था? तो वही अल्मीडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्या, किसने स्वागत किया था? तो वही जमोरीन नाम का जो राजा, वही रिपीट हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज कंट्रीज। तो इसमें दिया है ऑप्शंस में देखो डाटरा बारबोसा है, डोमिंगो पायस है, पीटर मुंडी है, या फिर फर्नांडो नोनीस है। कौन इसमें पुर्तगाल का नहीं है? तो देखो पीटर मुंडी जो था ना वो नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिक था एक तरह से, और वो 17th जो मुगल जो पीरियड था ना चल रहा था ना उस समय वो आया था। ठीक है, मुगल एम्पायर में शाहजहां के टाइम पे आया था पीटर मुंडी, याद रखो ये मेडिएवल इंडिया का भी एक तरह से क्वेश्चन हो जाएगा।
शाहजहाँ में आया था पीटर मुंडी, वो ब्रिटेन का रहने वाला था। इसके अलावा ये जो सारे जो दिए हैं ये सारे आपका पुर्तगाल का है। कौन तो डोर्टे बारबोसा भी वहीं का है, डोमिंगो पायस भी वहीं का है, फर्नैंडो नूनीज भी वहीं का है। ये पूछ सकता है फिर से कि ये कौन कौन से बंदा पुर्तगाल का है, तो ये तीन तो आपको पता होगा, तीनों है पुर्तगाल का है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सही मिलान करने के लिए दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, है ना। वास्को डिगामा या कोलंबस और ये कैप्टन कुक और तस्मान, ये सब कौन से कंट्री का रहने वाला था इसके बारे में दिया है, ठीक है। तो देखो वास्को डिगामा जो पता ही होगा आपको, पुर्तगाल से था। फिर ये जो दिया है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये आपका स्पेन से था, ठीक है। और आपको पता ही है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने किस चीज़ का डिस्कवर किया था, है ना, क्या खोजा था वो बताइएगा। काफ़ी इजी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा ज़रूर इस चीज़ को। और फिर कैप्टन कुक जो है ये देखो ये ग्रेट ब्रिटेन को है ना रहने वाला था। एंड फाइनली जो तस्मान है वो आपका हॉलैंड का रहने वाला था, ठीक है। तो ये पुर्तगीज जो था वास्को डी गामा तो पता ही है इंडिया का रूट उसने खोजा था, ठीक है। कैप्टन कुक जो है ना ऑस्ट्रेलिया और जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो रीजन है उसको इसने डिस्कवर किया था एक तरह से, ठीक है। और तस्मान भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है, तस्मान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है, उसको एक तरह से डिस्कवर किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं, ये भी आपका मिलान करने का ही है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से, ठीक है। अल्फोंसो अल्बुकर्क, नूना कुन्हा एंड क्या पेड्रो कैब्रोलोस एंड फ्रांसिसो डी अल्मीडा, इन सब बारे में दिया हुआ है कि क्या रोल था इनका, है ना। तो देखो पहला जो दिया है जो अल्बुकर्क है, ठीक है, वो क्या किया था, गोवा जो है अक्वायर किया था, इसलिए फेमस है 1510 में, है ना। और कौन सा राजा था उस समय, तो राजा जो था आपका बीजापुर रूलर यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या किया था, जीत लिया था गोवा को, इसलिए ये फेमस हुआ था। एंड देन जो नूना डो कुन्ना है वो आपका चेंज ऑफ पोर्तुगीज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा, इसलिए जाना जा रहा। कोचीन से इसने क्या किया था, गोवा को ले गया था अपना हेडक्वार्टर, पहले कोचीन हुआ करता था बाद में गोवा हुआ था। एंड नेक्स्ट जो है आपका वो है पेट्रो अल्वारेस कैब्रल है, ठीक है। ये आपका क्या अराइवल इन इंडिया इन सितंबर 1580, ओके। इंडिया में जो है ना 1580 में अराइव किया था सितंबर में, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड जो फिर आपका फ्रांसिसी डो अल्मीडा है वो गया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीज़ें इनसे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे, फिर वही दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। कौन से पर्सन एक्सप्लोरर का बात किया गया और बर्थ प्लेस मतलब कहाँ से कौन से कंट्री से रिलेटेड थे वो, उनके बारे में दिया है। तो ये देखो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना ये कहाँ का रहने वाला था, ये रहने वाला तो इसे स्पेन का था, लेकिन इसका जन्म जो है इसने एक्चुअली यहाँ पे बर्थ प्लेस दिया हुआ है, बर्थ प्लेस इसका इटली में हुआ था, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखेंगे। रहने वाला इसे स्पेन माना जाता है लेकिन इटली में पैदा लिया था, हो सकता है इसका मम्मी पापा लोग हनीमून मनाने गया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, हाँ इसका आगे का जो है जैकिस कार्टियर का है ना, ये देखो जन्म लिया था इसका फ्रांस में। और फ्रांसिस ड्रेक नाम का जो एक्सप्लोरर है वो यूके में पैदा लिया था। एंड ये आपका मैगलन जो है, मैगलन वो पोर्तुगीज कंट्रीज है पुर्तगाल, वहाँ पे पैदा लिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रहने वाला कहीं और का हो सकता है और जन्म कहीं और लिया था। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था, देखो अपना बीपीएससी में भी पूछा है, क्या बात, काफ़ी कंफ्यूजिंग अंदर से पूछ दिया बीपीएससी है। 69th यानी कि लास्ट ईयर ही पूछा गया है, नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार भी रिपीट कर सकता है, तो इसको एकदम अच्छा से देखिए। फिर से बताता हूँ, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में पैदा लिया था, और ये जैकोस कार्टियर है ये फ्रांस है, फ्रांस में पैदा लिया था। फ्रांसिस ड्रेक जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम यूके, और मैगलन जो है वो आपका पुर्तगाल में पैदा लिया। आगे बढ़ते हैं, हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड, तो ये देखो पुर्तगीज है, पुर्तगाल जो है ना पहली बार इंडिया आया था ट्रेड के पर्पज से। और फ्रेंड्स ये जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इस रिलेटेड कि ये जो वास्को डी गामा था इसको लाने वाला एक भारतीय बंदा था, वो भी बिजनेसमैन था गुजरात का, वो कौन था, उसका नाम क्या है, तो देखो उसका नाम है आपका अहमद इबन माजिद, माजिद नाम का आदमी था जो कि उसको यहाँ तक लाया था, ठीक है। तो इसका भी नाम याद रखिए माजिद। चलो आगे देखते हैं, वो वाज द रूलर रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। मतलब रियल फाउंडर जो है ना बोला जाता है कि कौन था, तो ये आपका अल्बुकर्क है। हालांकि अल्मीडा जो था वो पहला था, लेकिन अल्बुकर्क जो है वो बाद में आया था, लेकिन इनको रियल माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो है आपका गोवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको उसने छीन लिया था, एक तरह से जीत लिया था, जो आदिल शाह जो है ना उससे लिया था, ठीक है। और 15 से 9 से 15 तक ये रहा था, ये यहाँ का वॉइस रहा है। और
मेन इंपॉर्टेंट वही है, इसने सुल्तान और बीजापुर से जो है गोवा को छीन लिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बोला कि भाई क्या सही नहीं है, तो पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499, ये सही नहीं है क्योंकि गोवा को इसने 1505 में कैप्चर किया था, 1510 में किया था, 1510 में इसने कैप्चर किया था। किससे किया था, तो ये अभी हमने आपको बताया बीजापुर रूलर था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी इसमें सारे सही है। तो और सही क्या क्या है, तो यानी कि द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, ये सही है स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो दिया है नेक्स्ट को दिया है ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633, है ना। जो ईस्टर्न इंडिया का बात करें तो अंग्रेजी कंपनी था, उसने क्या किया, पहला फैक्ट्री उड़ीसा में खोला था 1633 में, ये भी सही है। और डुप्ले के अंदर में लीडरशिप में क्या हुआ, फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746, तो ये भी सही है ना। सिर्फ पहला गलत था, बाकी सब सही है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इन विच एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, है ना। तो ये देखो कोचीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोचीन में जो है ना, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, तो ये आपका कोचीन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसको, है ना। फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट्रेस जो है ना वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था। हु वाज नॉट वायसराय एट दैट टाइम, है ना, मतलब उस समय में वो वायसराय नहीं था लेकिन फिर भी बनाया था 1503 में कोचीन में। ठीक है, एंड फ्रांसीसी डी अल्मीदा जो है ना कंस्ट्रक्ट किया था पोर्टुगीज फोर्ट्रेस को, कहाँ पे, तो कैनानूर इन अंजेदीवा है, और ये 1505 में किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया, है ना। कौन पहला यूरोपियन था जिसने कि समुद्री मार्ग सेंटर्स इंडिया में बनाया था, तो ये आपका पोर्टुगीज है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पोर्टुगीज जो है पहली बार इंडिया में आया था और वो भी सी रूट से ही आया था, तो इसलिए इसने जो है ना ये किया स्थापना इसका सी रूट का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोर्टुगीज। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। Among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese was, तो ये हो जाएगा हुगली। ठीक है, Among the following factories in Bengal, the one established, मतलब पुर्तगाल कौन से जो नीचे दिया गया है उसमें से किस में कौन सा जो है पुर्तगाल ने बनाया था, तो ये हुगली बनाया गया था। बाकी बैंदेल, चिंचुरा और श्रीरामपुर है, ये पुर्तगीज के द्वारा नहीं बनाया गया था। ठीक है, 1534 में देखो हुगली में बनाया था इसने फैक्ट्री अपना, बंगाल का जो समय रूलर था। कौन सा जगह था, सतगांव और ये चटगांव है, वो हुगली के आसपास में है, वहाँ पे ये होता है। एंड पुर्तगाली कॉलेज जो है ना होल बंगाल में धीरे धीरे सेट हो गया था। चटगांव नोन एज अ पार्ट ऑफ द पुर्तगीज मैरीटाइम वाज यूज्ड बाय देम, बट इन 16th century सतगांव डिक्लाइन एंड वाज रिप्लेस्ड बाय हुगली। ठीक है, एंड डच बिल्ड ए फोर्ट नेम्ड फोर्ट गुस्तावोस इन चिंसूडास एंड श्रीरामपुर वाज मेजर सेंटर ऑफ डेंस। ठीक है, तो देखो ये श्रीरामपुर जो है वो आपका जो डेनमार्क है उनका था एक तरह से सेंटर, और जो फोर्ट गुस्तावोस है चिंसूरा में, ये डच के द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, डच के द्वारा बनाया गया था आपका, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन हमने देख लिया है 16 का क्वेश्चन। अब हम लोग 70 का नंबर का देखेंगे। इसमें देखो दिया विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी, है ना, पौंडीचेरी के बारे में देख रहा है कि नाउ पौंडीचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। तो देखो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द फर्स्ट यूरोपियन पावर, है ना, जो ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को, वो पुर्तगीज था। ठीक है, और दूसरा दिया कि द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वेयर द फ्रेंच, एंड थर्ड है फ्रेंच द इंग्लिश नेबर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, है ना। तो इसमें देखो 3 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है ना, तो इसमें सिर्फ एक सही है। ओके, यानी कि फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी, है ना, ये पुर्तगीज था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि देखो पौंडीचेरी मेनली हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच का रूल था वहाँ पे, और आज़ादी तक जो है फ्रांस का रूल वहाँ पे था। पौंडीचेरी आपको पता होगा फ्रांस का कॉलोनी था। लेकिन सबसे पहले यदि कोई
यूरोपियन कंपनी वहाँ पे ऑक्यूपाई किया था उस एरिया को, तो वो पुर्तगीज ही था, है ना। तो याद रखिए इसको। एंड सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है, यानी कि सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी फ्रेंच, ये गलत है। एंड इंग्लिश नेबर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये भी गलत है, यानी कि अंग्रेज भी कभी न कभी ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को, है ना। तो देखो इसके एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ दिया हुआ है कि डच जो था ना वो सेकेंड था, ठीक है। डच पहला तो देखो पुर्तगाल था इसको कैप्चर करने वाला, दूसरा जो आया था वो आपका डच था इसको पौंडीचेरी को कैप्चर करने का। एंड ब्रिटिश जो है वो भी कैप्चर किया था इसको 1793 में, लेकिन फिर इसको जो समझौता हुआ था फ्रेंच वॉर जो हुआ था उसके बाद में फिर इन्होंने फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया गया था। इनको बोला कि भाई तुम थोड़ा कुछ भी तो तुम रखो, पेरिस का संधि हुआ था, क्योंकि उसके बाद डिफीट हो गया था फ्रांस का, तो लगभग लगभग तो सारी चीज़ें अंग्रेज़ के हाथ में ही आ गया था। थोड़ा बहुत एक तरह से आप बोल सकते हो सांत्वना, कंसोलेशन उसको दे दिया कि भाई तुम भी खुश रहो, थोड़ा सा तुम लोग घूमने फिरने के लिए आ जाया करो कभी, है ना। तो पौंडीचेरी है ना लास्ट तक अंग्रेज जो हम लोग आज़ाद हुए थे तब तक फ्रांस के अंदर में ही था। देखो आगे हम लोग बात करेंगे, हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हुगली जो था जो कोलकाता के पास में है, वो पायरेसी के लिए एक बेस की तरह यूज करते हैं बे ऑफ बंगाल में, मतलब लूटपूट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता था, तो ये देखो पुर्तगीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पुर्तगीज जो है ना इसका हुगली को मतलब एक बेस मानता था, वहाँ पे लूटपाट करता था। कोई भी दूसरा जो कंपनी वगैरह या दूसरे कंट्री का शिप वगैरह जाता था तो उसको ये लूटपाट करता था, ठीक है। तो देखो इसमें दिया है 1632 में है ना कासिम खान जो था ना गवर्नर ऑफ बंगाल था उस समय, ठीक है। और ये शाहजहाँ का समय हुआ करता था, यानी कि जो दिल्ली पे जो जो राजा था, दिल्ली का जो शहंशाह था, वो मुगल काल का शाहजहाँ था, उस समय का बात है। नेक्स्ट देखो दिया है यूज द हुगली एज अ बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, वही हम लोगों ने अभी देखा, ये पुर्तगीज है, सेम क्वेश्चन रिपीट है और ये बीपीएससी में पूछा गया है 65th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता, जॉब चार्नक, है ना। जॉब चार्नक वो फाउंडर है कोलकाता का। कासिम बाजार देखो चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री जॉब चार्नक हैड सेलेक्टेड सतनौदी या फिर क्या है, हाँ सतनौदी कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ Hooghly for the establishment of the British trade center, and finally he founded Kolkata in the way of in the form of English colonies, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे हु फाउंडेड कलकत्ता, तो वही जॉब चार्नक। इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ये मद्रास है। सबसे पहला बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बात करें कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपका है 1688 AD इन द फॉर्मर प्रेसिडेंसी सिटी ऑफ द मद्रास, है ना। 1688 में स्थापना हुआ था सबसे पहली बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका मद्रास में हुआ था 1688 में। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि द फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वेयर, तो ये हो जाएगा आपका डच। ओके फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, तो ये आपका डच है, ठीक है। तो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक फॉर ट्रेड विद इंडिया वाज इंग्लिश East India Company established in London in 1600 AD. After this, a joint Dutch East India Company was established by a resolution passed by Dutch Parliament in 1602. Since Britain is not in the questions options, okay. ये देखो वैसे तो सबसे पहला बार ब्रिटेन था लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो हमें आउट ऑफ ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, तो इसलिए इसका आंसर डच हो जाएगा, है ना। हालांकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में ही स्थापना हो गया था, और जो डच वाला है वो आपका हुआ है 1602 में, ठीक है। तो फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ये यहाँ के हिसाब से डच है, लेकिन इंग्लिश यदि होता तो फिर इंग्लिश इसका आंसर हुआ होता, यानी कि डेनिस या पुर्तगीज या फ्रेंच है ये इसके बाद आ गया, यानी कि कंपनी जो है ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ये लोग बाद में स्टार्ट किया था, सबसे पहला अंग्रेज किया था, फिर सेकेंड में डच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें दिया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये है ना डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, है ना, ये सही स्टेटमेंट है। यानी कि डच क्या है ना डिफीट किया था पोर्टुगीज को, ओके। एंड फिर फोर्ट विलियम इसने बनाया था कहाँ पे, तो कोची में, इसलिए कोची में बहुत दिनों तक है ना डच का ही शासन रहा था, ठीक है। 1663 में ऐसा हुआ था, इसने डिफीट किया था इसको, और ये अभी वर्तमान में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जो है केरला वहाँ पे पड़ता है। कोची वाज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन इन 1814, है ना, बाद में जो है 1814 में इसको ब्रिटिश कॉलोनी में शामिल कर लिया था। पहले यानी कि सबसे पहला ये पुर्तगाल का पार्ट था, पुर्तगाल को हरा करके डच ने लिया था इसको, और डच को हरा करके अंग्रेज ने लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखो कौन से स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ 2 एंड 3 स्टेटमेंट ही सही है, यानी कि अल्फोंसो अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, कब किया था, 1510 में किया था, है ना, अभी हमने आपको बताया था। और थर्ड स्टेटमेंट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये भी सही है। और पहला स्टेटमेंट जो था वो गलत है, ये क्या है, डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज warehouses on the east coast on lands granted to them by गणपति रूलर्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज, तो ये देखो ऑल ऑफ द थ्री है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस के पीछे क्या रीजन था, तो बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उस समय नेशनलिज्म कहीं ना कहीं कमी थी। फिर है द कंपनी आर्मी है ना रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ओके सही है, जो कि इंडिया में मॉडर्न आर्म्स वगैरह की कमी थी उस समय, और जो सोल्जर्स वगैरह वो भी प्रॉपर ट्रेन नहीं था इंडिया का। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service, अच्छा मतलब एक तरह से उनमें लॉयल्टी टाइप का नहीं था, नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं था सोल्जर्स में, तो जो उनको ज़्यादा पैसा दे रही थी वो उन्हीं के साथ हो रही थी, उन्हीं के साथ मतलब दे रही थी। ब्रिटेन ने ज़्यादा पैसा दिया तो ये उनके तरफ से फाइट करने लगा, तो बहुत सारे रीज़न था इसका। 1600 में हालांकि ये कंपनी का स्थापना हुआ था, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो था इंग्लैंड का उस समय महारानी थी ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है आपका, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, तो हो जाएगा 11th कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11th कंपनी के बारे में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, तो पहला ब्रिटिश कंपनी 11th नाम का कंपनी था, 11th कंपनी इन 1592 गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया बाय लैंड रूट्स, अच्छा ये लैंड रूट से है ना ट्रेड करने को इनको अधिकार मिला था, और क्वीन एलिजाबेथ वन जो है ना उन्होंने इनको क्या दिया था, अधिकार दिया था एक तरह से। ठीक है, एंड फिर इसमें देखो दिस कंपनी एक्सटेंडेड इट्स ट्रेड रूट विद द मर्जर ऑफ अ न्यू कंपनी इन 1708 अंडर द न्यू नेम ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज which was later known as ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी का नाम बाद में रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है वो क्या है, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंपीरियर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन लंदन, तो ये देखो अकबर है। जब ये बोल रहा है कि भाई जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है ना 1600 में इंग्लैंड में स्थापना किया जा रहा था, तो उस समय इंडिया में कौन राजा था, तो इंडिया में था अकबर राजा था। ठीक है, अकबर वाज इंपीरियर ऑफ इंडिया, तो ये भी याद रखो 1556 से लेकर के और 1605 तक। ठीक है, इतना साल तक इसने शासन किया, ऑलमोस्ट जो है 50 साल तक इसने शासन किया है, बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। हम लोग 5 साल के लिए भी दे देते यार, कितना मज़ा आ जाएगा, और ये 50 साल तक शासन किया पूरे इंडिया पे, पता है ना, क्या मतलब लकी आदमी था अकबर है, क्या भाग लेके पैदा हुआ था, है ना। तो अकबर के टाइम पे ऐसा हुआ था कि इसका स्थापना हुआ था 1556 से लेकर के 1605 में इसने किया था, है ना। और अब बताओ कि ये सेकेंड पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। ये आपका आंसर हुआ, साथ साथ देखो इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, आप लोग देखो क्योंकि मॉडर्न तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आती है ना, तो मीडियावल का भी आप लोग देखते रहो। यहाँ पे देखो मीडियावल का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो अब बताइए कि पानीपत का सेकेंड युद्ध जो है ना किन के बीच हुआ था, कब हुआ था, ये भी बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल एम्पायर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, है ना, कहाँ पे पहला कंपनी जो है ना ये स्थापना किया था मुगल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल काल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था अंग्रेज का, वो कहाँ पे किया था पहला कंपनी, तो ये आपका मतलब उस समय राजा कौन था ये पूछ रहा है, तो ये आपका जहांगीर राजा था, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि अकबर के बाद है ना जहांगीर आ गया था, तो जहांगीर जो है उनका बेटा था, और उसी के टाइम पे पहला फैक्ट्री बनाया था। कहाँ पे बनाया था, तो मसूलीपट्टनम जो है ना 1611 में बनाया था, लेकिन ये इनफॉर्मल माना जाता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मतलब टेम्पोररी टाइप का था ये मछलीपट्टनम 1611 में, लेकिन जो 1613 में जो सूरत में बनाया गया है
उसको परमानेंट और एक तरह से फॉर्मल रूप में माना जाता है, बट मतलब माना जाता है। इसलिए मोस्टली में जगह में आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश बाय जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो उसका आंसर सूरत ही दिया रहता है और ये 1613 में था, है ना। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। पहला वैसे देखा जाए तो टेम्पोररी रूप में बनाया गया था मसूलीपट्टनम में 1611 में, लेकिन बाद में जो परमानेंट और मेन आप बोल सकते हैं एक तरह से, ये बनाया गया था सूरत में और ये आपका 1613 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो बात करेंगे हम लोग। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? तो देखो ये है ना सूरत। सूरत में दोस्तों ये किया गया है, पहला फैक्ट्री बनाया गया था। देखो यहाँ पर वही मैंने जो ऊपर में बोल रहा था वही चीज़ दिया हुआ है ना। यहाँ पे सीधे फर्स्ट फैक्ट्री की बात किया तो नॉर्मली सूरत ही होता है, 1613 में बनाया गया था, है ना। उससे पहले जो बनाया गया था वो उतना कंसीडर नहीं किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश एट, तो ये आपका सूरत है, वही चीज़ दिया सेम चीज़। और हाँ, व्हिच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट द स्वाली, है ना। तो ये देखो थॉमस बेस्ट है, इसका आंसर जो है वो थॉमस बेस्ट है। पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वाली। स्वाली एक जगह का नाम दिया है, वहाँ पर ये सूरत जो है ना, वहाँ पर उसी के आसपास का कोई एरिया था स्वाली, वहाँ पे ये थॉमस बेस्ट नाम का जो कैप्टन था, इंग्लिश कैप्टन, उसने पुर्तगाल को हरा दिया था, पुर्तगाल को, ठीक है। और ये किया गया था 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ओनली दो सही है, यानी कि ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज, टर्की अच्छा जानता था जो कैप्टन हॉकिंस था वो। और पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एन एम्प्लॉय ऑफ जेम्स वन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये चीज़ दिया है कि जो विलियम हॉकिंस जो है, या कैप्टन विलियम हॉकिंस बोलते हो, ये पहला इंग्लिश एम्बेसडर था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया था मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर में, ठीक है। 1608 इसमें याद रखेंगे, 1608 में से जो हॉकिंस है वो पहली बार आया था और वो मुगल कोर्ट 1609 ईस्वी में ये पहुंचा था और उनको टर्किश भाषा जो है अच्छा नॉलेज था उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दी 17th सेंचुरी है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, है ना। तो ये देखो ओनली वन, यानी कि भरूच दिया हुआ है। जो भरूच है गुजरात में है, वहीं पे इनका फैक्ट्री था। पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, फर्स्ट क्वार्टर 17th सेंचुरी का बात करें तो कहाँ कहाँ पे था, तो सूरत में 1613 में बनाया गया था। 1619 का बात करें तो आगरा है, अहमदाबाद, बड़ौदा है, भरूच में बनाया गया था, काफ़ी जगह पे बनाया गया 1619 में। इसके अलावा 1628 में बात करें तो ये आपका मसूलीपट्टनम है, एंड क्या है, आरमा गांव, है ना। इन दो जगह पे बनाया गया था 1628 में। और 1633 भी है, ये आपका उड़ीसा में बनाया गया था, बालासोर, आपने जरूर सुना होगा नाम, बालासोर उड़ीसा में जो है 1633 में बनाया गया था। तो कई जगह पे फैक्ट्रियाँ बनाया गया था अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इस फैक्ट्री एट सूरत, है ना। कौन ऐसा यूरोपियन कंपनी था जो पहला था एस्टैब्लिश किया था फैक्ट्री सूरत में, तो ये आपका इंग्लिश है। अच्छा, सूरत में जो किया था वो इंग्लिश था, यानी कि पुर्तगीज वगैरह यहाँ पे सूरत में नहीं कर पाया था, पहली बार अंग्रेज के द्वारा ही 1613 में यहाँ पर स्थापना किया गया था। इसके बाद यदि कोई किया है तो दूसरे जो कंपनीज वगैरह इसके बाद ही किया है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए 1616 में किया है, डच ने किया है, और फ्रेंच भी वहाँ पर किया है, और ये आपका 1668 में किया है ना। तो याद रखेंगे सूरत में अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री तो बनाई है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते जा रहा है कि भाई सूरत में कौन सा कंपनी, कौन सा जो यूरोपियन कंपनीज है वो पहला फैक्ट्री बनाया, पहली बार बनाया, तो ये अंग्रेज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ईयर 1617 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री ट्रेडिंग पोर्ट, है ना। तो ये देखो इसका आंसर दिया है सूरत, है ना। 1613 में सूरत में किया गया था, परमिशन दिया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ये देखो सूरत है, वेस्टर्न, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये हो जाएगा सूरत, क्योंकि सूरत में इनका फैक्ट्री था, तो इस वजह से जो है ना ये दिया है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश्ड इन ईस्टर्न पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, तो ये पोर्तुगीज हो जाएगा, है ना। पोर्तुगीज के द्वारा बॉम्बे एक तरह से गिफ्ट में दिया गया था, आपको पता होगा कि एक शादी हुई थी, ठीक है, पोर्तुगीज क्राउन
टू द ब्रिटिश चार्ल्स सेकेंड है ना, किंग ऑफ इंग्लैंड मैरिड कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। ओके, जो चार्ल्स सेकेंड था एक तरह से ये किंग था उस समय का इंग्लैंड का, और उसने शादी किया था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाल है ना, 1662 ईस्वी में शादी किया था। और चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया था पूरा बम्बई। क्या बात है, ठीक है। 10 पाउंड एनुअल रेंट इन 1668 में, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखो दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हुआ द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश स्टीम एस्टैब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। ओके, तो देखो ये तो एक तरह से यूपी आर में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक तरह का डिस्प्यूटेड इसका आंसर है। इसी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवाब सादत अली खान सेकेंड ऑफ द अवध हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद टू द ब्रिटिश इन 1798। और ये कोई भी ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। क्लोजेस्ट ऑप्शन का बात करेंगे तो ये 1797 है, ठीक है, लेकिन रियल आंसर इसका 1798 होना चाहिए, है ना। यानी कि क्वेश्चन क्या था कि कौन से साल में अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद जिसको बोलते हैं हम लोग, कब अधिकार हो गया था, तो 1798 में हुआ है। Which इंग्लिश जो है ना गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा वैसा इंग्लिश गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का था जिसको औरंगजेब ने भगा दिया था, एक्सपेल कर दिया था। तो ये था आपका सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड था ना, जिसको कि ये औरंगजेब जो था वो एक तरह से एक्सपेल कर दिया था उसको। एक्चुअली इसका रीज़न क्या था कि ये जो था मुगल पोर्ट जो थे उनके बम्बई या फिर वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में 1688 में, उसको इसने कैप्चर करने का कोशिश किया था। प्लस जो मक्का मदीना के लिए जो पिलग्रिमेज हज यात्री जो जाते थे उस कोस्ट से होकर के, उनको ये डिस्टर्ब कर रहा था ये बंदा जो था, चाइल्ड है बच्चा सा जॉन चाइल्ड। तो इसीलिए उसको गुस्सा आ गया, औरंगजेब को बोलेगा रुक तेरे को बताता हूँ, ठीक है, रुको सबर करो। उसके बाद उसने इसको बताया और इसको निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया गया था यहाँ से, इंडिया से। बाद में इसने जो है माफ़ी मांगा था, फिर उसको फिर अलाउ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार, है ना। 41 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखो दिया कि फर्स्ट कर्नाटिक जो वार है, बोला कि इमीडिएट कॉज क्या था, है ना। तो देखो इमीडिएट द कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन ने क्या किया था, फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर कर लिया था, और इसी वजह से कर्नाटक वार शुरू हो गया था, फर्स्ट कर्नाटिक वार, है ना। तो देखो फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है ना आपका 1746 से लेकर के 48 तक हुआ था, ठीक है। और ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का जो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वहाँ यूरोप में हो रहा था, उसका भी एक तरह का रीजन था कहीं ना कहीं है इंडिया में जो हुआ था वॉर दोनों के बीच, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश जो है ना कैप्चर किया था, बैरनेट कैप्चर फ्रॉम, कैप्टन जो था ब्रिटिश का जिसका नाम था बर्नेट, उसने कैप्चर कर लिया था फ्रेंडशिप्स, ठीक है। एंड इस यही एक तरह से इमीडिएट रीजन बना था। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिया कि नवाब अनरुद्दीन जो था उसने क्या किया था, आर्मी को भेजा था, ठीक है, महफूज खान के अंदर में, फ्रेंच जो था मद्रास में उनको एक तरह से हराने के लिए, ठीक है। और फ्रेंच आर्मी का जो लीड कर रहा था वो आपका था कैप्टन पैराडाइस, है ना। उसने डिफीट किया था नवाब की आर्मी को, बैटल ऑफ सेंट थॉमस नियर अडियार रिवर, अडियार रिवर जो है ना तमिलनाडु में, वहाँ का बात है। और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, है ना, साइन किया था, याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछ देता है कि भाई फर्स्ट कर्नाटिक वार के बाद क्या हुआ था, कौन सी संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, तो ये था एक्सला चैपल, है ना। और ये क्या था, इट इंडेड विद वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड विद इट्स कर्नाटिक वार इंडेड, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, कर्नाटक फर्स्ट वार भी इंड हो गया। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रियन है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, या कंफ्यूज नहीं करना, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों जो कि यूरोप में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा है वो अलग कंट्री है जो एक कंटिनेंट भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिए। ओके, तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कर्नाटक वार वाज फॉट बिटवीन, तो पता ही आपको अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगेन दिया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में मिलाने के लिए दिया है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। फर्स्ट कर्नाटिक वार है, जो संधि हुआ था, वो ट्रीटी हुआ था, वो आपका एक्सला चैपल हुआ था फर्स्ट कर्नाटक के बाद, जो वार हुआ था उसके बाद। और फिर आपका सेकेंड कर्नाटक वार जो है, इसके बाद इनकन्क्लूसिव वार, मतलब वार जो था ना कंक्लूड ही नहीं हुआ था, कौन हारा कौन जीता, इसलिए कोई संधि नहीं हो पाया था सेकेंड में। और थर्ड कर्नाटक का वार का बात करेंगे तो इसमें देखो दिया था इंडियड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना। सेकेंड के बाद पेरिस हुआ था, और
हाँ, फोर्थ इसमें नहीं दिया। फर्स्ट मैसूर वार का दिया, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश लॉस्ट कर गया था। मैसूर पता होगा आपको किन के बीच में हुआ था, है ना, जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, हैदर अली। शुरू में जो फर्स्ट मैसूर वार उन्हीं के बीच में हुआ था, बाद में टीपू सुल्तान एंट्री मारे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। ये सारा जो दिया हुआ है इसमें बोला कि भाई इसमें करेक्टली मैच क्या नहीं है। तो देखो इसमें जो सेकेंड वाला है वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी करेक्टली मैच है। ओके, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका जो है ना, वो आपका 1746 से 48 है, ये सही है। 1746 से 48 में हुआ था। और आपका फिर थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका है 1758 से 63। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये आपका 1761 हुआ था। ये आपको पता होगा, आपको पता है तो बताइए, नहीं तो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड जो हुआ था वो आपका अहमद साहब अब्दाली था और मराठा था, उसके बीच में ये लड़ा गया था वॉर, और इसमें मराठा का हार हुआ था। ठीक है, दिल्ली के आसपास पानीपत जो है हरियाणा में, वहाँ पे हुआ था 1761। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वट इज आर नॉट इन द रिलेशन विद द बैटल ऑफ अंबर। अंबर के बारे में जो हुआ था, बोल रहा है कि भाई क्या इसमें सही नहीं है। तो देखो ये दिया है कि ओनली वन, है ना, यानी कि दिस बैटल वाज फॉट इन 1752, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी कि जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, है ना, अंबर ऑफ बैटल की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपका 1749 में लड़ा गया था। तो इसमें देखो दिया है कि आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग जो है ना, एंड चंदा साहब जो है, एंड फ्रेंच क्या किया, फॉट किया था टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन। ओके, अनवरुद्दीन के जो है ना अगेंस्ट में मिल करके इन लोगों ने फाइट किया था। कौन लोग थे, तो मुजफ्फर जंग का आर्मी था, चंदा साहब भी थे और फ्रेंच भी थे, और अनवरुद्दीन के अगेंस्ट इसने फाइट किया था। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। ओके, अब तीन लोग मिलके फाइट किया तो डेफिनेटली हार तो होगी इसकी। ओके, तो देखो इसमें वही एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ दिया हुआ है कि मुजफ्फर जंग जो है ना स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा वार, एंड सपोर्ट किया था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, है ना, एंड लेड बाय चंदा साहब हु sought to overthrow Anwaruddin Khan, the Nawab of the Karnataka, for supporting Nasir Jung, claimed to be Nizam of हैदराबाद। ओके, नासिर जंग जो था उस समय हैदराबाद का नवाब था, और उसको इसने अनवरुद्दीन जो था वो हेल्प किया था एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए गुस्सा हो गया था ये लोग, और इसके अगेंस्ट जो है वार किया था। और इस वार में क्या होता ना, जो अनवरुद्दीन जो था वो हार गया था और ये बैटल में मारा गया। एंड चंदा साहब सीज द कंट्रोल ऑफ द कर्नाटक। ओके, चलो आगे देखते हैं। Which among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories, है ना। तो अंग्रेज से पहले डुप्ले जो था ना, डुप्लेक्स, ये फ्रांस का जो वाइसराय था, इसने क्या किया था, दो जो राज के बीच में झगड़ा हो रहा था इंडिया में, तो उसमें मजा लेना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट लेना शुरू कर लिया गया था, है ना। जो चीज़ बाद में अंग्रेज कर रहा था वो ऑलरेडी डुप्ले कर चुका है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग इन लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। फ्रेंच जो है अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था, याद रखेंगे ना। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस, जो लोकेशन हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसके अनुसार ये बोला जा रहा है कि फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत है कि कोचीन है, पुलिकट है, या फिर कासिम बाजार है। तो ये देखो ये सूरत हो जाएगा, है ना। लुइस 14वां जो है फाइनेंस मिनिस्टर कलवर्ट formed a French East India Company named Compagnie Francaise pour le commerce des Indes Orientales। कैसा नाम है, फ्रेंच जैसा ही नाम है ना। तो देखो 1664 में इस कंपनी का स्थापना किया गया था। ठीक है, कॉलबर्ट नाम का जो मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था लुई 14वां का, उसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। देखो इस तरह से अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई किसने स्थापना किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरह से जो है, तो उनका कॉलबर्ट जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर था, लुई 14वां जो राजा था उसका, और इसी के द्वारा इसने बनाया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम बहुत लंबा चौड़ा दिया गया, कैम्पैगिने फ्रैंकाइसे पोर ले कमर्स डेस इंडेस ओरिएंटल्स। ओके, एंड ये बोला कि द कंपनी जो है ना 10 क्रिएटेड एंड फाइनेंस्ड बाय द स्टेट, एंड द कंपनी अंडरटूक अ French expedition in 1667 under the command of Francois Caron and set up first French factory at the Suez in 1668। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो इसमें दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो वही सेम चीज दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो ये हो जाएगा कॉलबर्ट, है ना। कॉलबर्ट 1664 में इसका स्थापना किया था। Which of the following factories of Bengal was established by Dutch?
ओके, तो देखो बी एंड सी दोनों आंसर दिया है, यानी कि चिंचूरा भी है और हुगली भी है। ठीक है, इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड एट द बाय द फ्रेंच। तो ये आपका बी एंड सी यानी कि चिंचूरा भी है और हुगली भी है। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory at पटना in which year। पटना में जो है ना बनाया गया था आपका ये 1632 ईस्वी में। ओके, ये देखो 65 बीपीएससी में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, पूछ सकता है। तो ये दिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना पटना में 1632 में इसने अपना कंपनी बनाया था। हाउएवर देयर इज नो क्लियर ऑथेंटिक सोर्स क्लेमिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री इन पटना, although historians Om Prakash has given proofs for establishment of a Dutch factory in Patna in 1638, which was closed down the same year due to money problems। ओके, ये बोला कि मतलब कुछ फिक्स नहीं एग्जैक्टली डेट, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों का मानना है ऐसा कि ये 1632 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट पटना, सेम चीज़ दिया है। देखो 69 में रिपीट क्वेश्चन है, देखो किस तरह से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए बच्चों आप लोग है ना एकदम से प्रीवियस ईयर जो है ना उसके रट जाओ एकदम। देखो 65 में जो पूछा गया है बीपीएससी में वही चीज़ 69 यानी कि लास्ट वाला एग्जाम था उसमें पूछ दिया था। ओके, आगे देखो मिलाने का दिया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। तो यहाँ स्टैब्लिशमेंट है और जो फैक्ट्रीज हैं और उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं, तो मिलाना है। तो देखो पहला दिया प्लेस में जो है ना बिमली पाटम जो है वहाँ पर डच फैक्ट्री कब बनाया गया था, तो 1641 में बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बिमली पटम है ये 1641 में बनाया गया। कराईकल है ये आपका 1645 में बनाया गया। कराईकल आपको पता होगा ये पौंडीचेरी का एक पार्ट है। ठीक है, कोचीन केरला में पड़ता है और ये 1663 में यहाँ पे बनाया गया था डच के द्वारा। चिंसूरा जो है ये आपका वेस्ट बंगाल का पार्ट है और ये 1653 में बनाया गया है। ये सारे जो है ना डच के फैक्ट्रीज है, याद रखेंगे। बेम्बलीपाटम, कराईकल है, कोचीन है और चिंसूरा है। नेक्स्ट, द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टैब्लिश पावर इन द दक्कन बिकॉज, क्यों फेल हो गया था भाई, तो इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी है ना, क्योंकि इंग्लिश के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और फ्रेंच के पास उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें दिया एक्सप्लेनेशन में कि अकॉर्डिंग टू वोल्टायर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन द फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड सो बैडली दैट द नेवी हैड हार्डली एनी बैटलशिप्स लेफ्ट इन द 7 years वॉर। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश हैड ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस। ओके फ्रेंड्स, उसमें क्योंकि देखो नेवल फोर्सेस का ना काफ़ी ज़्यादा रोल होता था, क्योंकि ट्रेड के लिए या फिर कहीं से आने जाने के लिए नेवल ही था, है ना। उस समय एयर मार्क तो था नहीं और लैंड मार्क भी उतना फेमस नहीं था, तो इसलिए नेवल पे काफ़ी वीक हो गया था। जो फ्रांस था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था उसमें जिनके भी इनके जो शिप्स वगैरह थे वो काफ़ी बर्बाद हो गया था। लेकिन अंग्रेज़ के पास, ब्रिटेन के पास उस समय काफ़ी ज़्यादा शिप्स था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था डिफीट का। नेक्स्ट दिया है कि द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर्ड इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और दी अदर। कौन से जो है ना यूरोपियन पावर जो है क्या किया, इंटर किया है इंडियन ट्रेड में एक के बाद एक। तो देखो सबसे पहला जो है ना वो पुर्तगीज था पहला नंबर पे, फिर आपका ये डच आया है, फिर आपका इंग्लिश आया है, देन थर्ड यानी कि फोर्थ में जो है वो आपका फ्रेंच है ना। तो सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया इज एज फॉलोज। तो देखो सबसे पहले पुर्तगाज है, फिर डच है, फिर इंग्लिश है, डेन्स है और फ्रेंच है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जाकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करता है। तो देखो ये जो है ना कब आया था यूरोपियन इंडिया में उसका एक क्रोनोलॉजी है, लेकिन इसके उल्टा पूछ दिया जाए कि भाई वो कंपनी स्थापना कब किया था इंडिया में, है ना। क्योंकि जैसे जिस क्रम में वो लोग आया है उस क्रम में वो लोग कंपनी नहीं स्थापना किया है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो देखो पहला था पुर्तगीज ही होगा दोनों में, कंपनी स्थापना और आने में भी तो पहला नंबर पे, लेकिन जो दूसरा तीसरा उसमें थोड़ा उलटफेर है। ठीक है, आया तो था डच इंग्लिश से पहले, लेकिन कंपनी जो है ना ये इस मामले में थोड़ा पीछे हो गया और ये अंग्रेज के बाद कंपनी बनाया है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी का पूछेगा ना सीरियल नंबर, तो देखो ये पहले बताओगे पुर्तगीज, फिर इंग्लिश, फिर डच, फिर डेन्स एंड देन फ्रेंच। ठीक है, लेकिन आने का पूछेगा तो पहला पुर्तगीज एंड देन डच एंड देन इंग्लिश एंड देन डेन्स एंड फ्रेंच। चलो आगे देखते हैं, फिर मिलाने वाला दिया हुआ है। पौंडीचेरी गया तो फ्रेंच पे कब्जा था इसका, गोवा पे देखो पुर्तगाल का था, ट्रेवन गोर जो है ना ये डेनिस का है और सुदरस है ये आपका डच का है। ठीक है, तो देखो इसको याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौंडीचेरी पे जो है ना फ्रेंच का था कब्जा, गोवा पे पुर्तगीज का था, ट्रेवन गोर जो है आपका केरला में पड़ता है उस पर डेनमार्क का था, एंड सादरस जो है वो डच का था। आप लोग बताइए कि सादरस कहाँ पर पड़ता है अभी फिलहाल, है ना। अभी मॉडर्न इंडिया में सादरस जो है
कौन से स्टेट में, कमेंट करके प्लीज़ बताइए, है ना। क्योंकि देखिए जितना आप लोग दिमाग दौड़ाइएगा ना, जितना इंटरनेट से आप सर्च कीजिएगा, वो चीज़ एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, एकदम कामचोरी नहीं करना है फ्रेंड्स। एग्जाम निकालना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट पेस्ट शोरा एंड ओपियम, है ना। कौन से रीजन से जो यूरोपियन था ना, शोरा यानी कि जो बारूद अभी जो जिससे बनता है ना, सॉल्ट पीटर इसको बोलते हैं, उस समय में कहाँ पे मिलता था, और ओपियम भी कहाँ मिलता था। तो ये देखो हमारे बिहार, क्या बात, बिहार जो है इस चीज़ में फेमस था पहले, पूरा एकदम अफीम की खेती वहाँ काफ़ी होता था, और शोरा भी वहाँ पे मिलता था। वहाँ जो बालुई मिट्टियाँ होती थी, खासकर ये जो एरिया मुजफ्फरपुर, छपरा, समस्तीपुर, इन सब जगहों में ना, वहाँ पे साल पीटर पाया जाता था, और उससे बारूद बनाए जाते थे, जिसमें कि वॉर में यूज किया जाता था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हिच रीजन ऑफ द इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, सेम क्वेश्चन दिया, बिहार। Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence India as trader? ये देखो फ्रेंच, फ्रेंच जो है ना, ये सबसे लास्ट में आया था। Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence India? तो यहाँ पे फ्रेंच है। देखो ये ऑप्शंस के अनुसार जो है वो फ्रेंच है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे पूछा जाए कि तो देखो स्वीडन जो था ना, वो सबसे लास्ट में आया था, लेकिन स्वीडन यहाँ पे ऑप्शंस दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फ्रेंच मानेंगे, ठीक है, याद रखना है इसको। स्वीडन है वो सबसे लास्ट है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हम लोग फ्रेंच मानेंगे। चलो आगे इसमें देखते हैं हम लोग। हाँ, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे ईयर जो है क्रोनोलॉजी इसका दिया हुआ है, ठीक है। जो यूरोपियंस जो है ना कब आया था, तो देखो 1498 में तो पता ही है, पुर्तगाल आया था। डच जो आया था वो आपका 1605 में आया है, और इंग्लिश जो है वो 1608 में आया है, एंड फ्रेंच 1667 यानी कि 1667 में आया है, ठीक है। तो याद रखना है ना। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, ये देखो ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि नागापट्टनम में है, चिंसूरा भी है, मछलीपट्टनम भी है, सूरत भी है, भरूच भी है, एंड आगरा है, प्लस कोचीन, अहमदाबाद एंड पटना है। इतने सारे चीजें हैं, यहाँ सब में इन्होंने स्थापना किया था फ्रेंड्स, है ना। चलो आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये बोल रहा है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू on the basis of nature of the soil and the quality of the crops was introduced during the reign of शेर शाह सूरी एंड अकबर मच बिफोर द ब्रिटिश। अच्छा, ब्रिटेन से पहले ही जो मिडियावल इंडिया का हम लोग बात करेंगे, तो अकबर और शेर शाह सूरी के टाइम में है ना, काफ़ी हद तक क्वालिटी के आधार पे है ना लैंड का मेजरमेंट किया जाता था, सॉइल का, और तब जो है ना रेंट फिक्स किया जाता था। द कल्टिवेशन ऑफ टैबाको एंड रेड चिली जो है ना इन इंडिया वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पुर्तगीज। याद रखेंगे, पूछ देता है कभी कभी कि भाई ये प्रोडक्ट जो है किन के द्वारा इंडिया में लाया गया था, कौन विदेशी था वो। तो देखो जैसे टबाकू है या फिर लाल चिली जो हम लोग देखते हैं, ये पुर्तगाल लाया था, पुर्तगाली लाया था यहाँ पे। एंड मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द मुगल एरा, ठीक है। मोबाइल कैनन जो तोप जो था, चलता फिरता तोप, वो मुगल काल में यूज हुआ था। एंड देयर वेर वेरियस टाइप्स ऑफ कैनन्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ अकबर, thus none of the above was introduced into India by the English, है ना। यानी कि जो तीन ऑप्शन दिया है उसमें से इंग्लिश के द्वारा कोई भी यूज नहीं किया गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो देखो पहला क्या था, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सॉइल क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये ऑलरेडी हो चुका था। फिर यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ये भी पहले ही किया जा चुका था। एंड कल्टिवेशन ऑफ टोबैको इन रेड चिलीज, ये भी आपका पुर्तगीज पहले ही कर चुका था। नेक्स्ट देखो है ना, हु रिमार्क्ड अबाउट द East India Company that the company is an anomaly but it is part of a system where everything is an anomaly। तो देखो ये है C.V. मैकाले, ओके। मैकाले ने क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला, द कंपनी इज एन anomaly but it is a part of a system where everything is an anomalous, ओके। ये मैकाले है। तो देखो मैकाले के बारे में देखते, ब्रिटिश पॉलिटिशियन हिस्टोरियन था एंड लॉ मेंबर भी था सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। एंड हेड भी था आपका लॉ कमीशन फ्रॉम 1834 से 1838, ओके। और इसने जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट बनाया था, फेमस पीनल लॉ बुक द इंडियन पीनल कोड इसने बना तैयार किया था, याद रखेंगे दोस्तों। मेघालय आईपीसी में इसका बहुत बड़ा योगदान है मेघालय का। एंड उन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट रोल है मेकिंग इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड यूरोपियन लिटरेचर्स philosophy and the science the goal of Indian education। Commenting on the policies of the East India Company, Machiavelli said that
The company is an anomaly, but it is part of a system where everything is anomalous. आगे देखो तो 63 नंबर में देखते हैं हम लोग विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपल जो हुआ था अभी हमने बताया था आपको। ये आपका क्या है, फर्स्ट जो कर्नाटक वार था उसके बाद ये साइन किया गया था 1748 में। फर्स्ट ट्रीटी था अंग्रेज एंड फ्रेंच के बीच में। देखो इसमें दिया है कि द फर्स्ट कर्नाटक वार वाज एंडेड एंड क्या है द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। तो ये दोनों सही है दोस्त, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि पहला कर्नाटक वार जो है खत्म हुआ था एक्सला के बाद 1748 में, और इंग्लिश इसके बाद वार के बाद क्या हुआ कि इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। ओके नेक्स्ट देखो इसमें दिया विद रेफरेंस टू द कॉजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट की गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम conquest of Bengals by British, है ना। तो देखो इसमें दिया कि देयर वेयर सम मेनी कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। नेवल सुपीरियरिटी है, प्लस गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम बंगाल है, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन अमंग द ब्रिटिश आर्मी है। दीज आर दी ओके। तो देखो आगे हम लोग देखते हैं अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल के बारे में दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब में जो है ना, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन है इसमें, तो लेट मी चेक 29 क्वेश्चन हैं। ओके कोई नहीं, जल्दी खत्म कर देंगे इसको। तो देखो पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड जो दिया है आपका बंगाल के जो नवाब हैं उनसे रिलेटेड दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी है नवाब ऑफ बंगाल में। The first question is that which one of the following was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor, है ना। मतलब पूछ रहा है कि भाई कौन जो था बंदा लास्ट गवर्नर था बंगाल का जो एक्चुअली में थी मुर्शीद कुली खान। ओके देखो फारूक सियार द मुगल एम्पायर प्रमोटेड मुर्शीद कुली खान एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। अच्छा जो मुर्शीद कुली खान था ना वो एक तरह से लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर, याद रखेंगे। जो फारूक सियार था मुगल एम्पायर, है ना, प्रमोटेड मुर्शीद कुली खान as the governor of Bengal in 1717 and Sahuddin, the son-in-law of Murshid Quli Khan, became the governor of Bengal after the death of Murshid Quli Khan, who was duly ratified by the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. Okay, hence his father-in-law was the last governor of Bengal appointed by the Mughal Emperor independently. Next is the last Subedar of Bengal who was appointed by Mughal Emperor. This is Murshid Quli Khan. नेक्स्ट देखो इसमें दिया कि which of the following war began the consolidation of British supremacy over India. ब्रिटिश सुपरमेसी ऑफ इंडिया जो है ना ये आपका बैटल ऑफ पलासी जो था ना उसके आधार पे माना जा रहा है। बैटल ऑफ पलासी देखो कब लड़ा गया था, तो आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है याद रखेंगे, पूछ देता है कभी कभी एग्जैक्ट डेट, 23 जून 1757 याद रखिए, है ना, जिसमें ब्रिटिश जो है ना नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था पलासी के मैदान में, और जो कमांडर था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है नवाब का आर्मी जो है ना वो 3 ट्रेटर जो था देशद्रोह जो था, जो आपका मीर जाफर था एक, प्लस आपका यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ था, ये तीनों ने क्या किया था कि धोखा दे दिया एक तरह से और अंग्रेज के साथ ये मिल गया था। इसके कारण जो है सिराजुद्दौला का हार हुआ था इस वार में, और सिराजुद्दौला को मैदान छोड़ के भागना पड़ा था मुर्शिदाबाद ड्यू टू एवर सर्कमस्टांसेस, और फाइनली जो है ना उनका हार हो गया था। ठीक है और ऐसा माना जाता है कि जो बैटल ऑफ पलासी है ना उसने फोन किया था ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, है ना, लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर था 1764 में वो एक्चुअली में एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिश सुपीरियरिटी इन इंडिया। ओके तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय, तो आपका वो है बैटल ऑफ पलासी, एंड देन बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन द ईयर 1757। पलासी जो 1757, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ पलासी। ओके तो देखो दिया गया सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, ये पलासी है, the Sirajuddaulah was defeated by Lord Clive in the Battle of Plassey in 1757 AD. And who was the founder of the British Empire in India?
ओके, तो देखो रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, उनको माना जाता है फाउंडर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एंड उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सुपरमेसी को कंसोलिडेट किया एक तरह से, डिफीटिंग नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज ए हेवन बोर्न जनरल। अच्छा, हेवन में पैदा लिया जनरल बोला जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को ही बोला जाता है। क्लाइव वाज वेरी एम्बिशियस। ओके, तो देखो आगे देखेंगे हम लोग। विलियम पिट जो है ना, वो विलियम पिट ने इसने बोला था हेवन बोर्न जनरल, वो मतलब फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज ए हेवन बोर्न जनरल थी, हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, थी हो जाएगा वेस्ट बंगाल। है ना, देखो नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों की कुछ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। कौन था जिन्होंने कि अपना जो कैपिटल शिफ्ट कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ, तो हो जाएंगे मीर कासिम। है ना, कि मुर्शिदाबाद जो था वो ज़्यादा क्लोज था उधर बंगाल का, और वहाँ पे ज़्यादा हस्तक्षेप होता था अंग्रेज़ों का, तो मुंगेर में इन्होंने कर लिया था कि ज़्यादा इनको इंटरफेरेंस ना मिले। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे the most decisive battle that led to the establishment of supremacy of the British in India was, है ना, दिया कि मोस्ट डिसाइसिव की बैटल के बारे में दिया कि दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो कुछ था फॉलोइंग मोस्ट डिसाइसिव बैटल फाइट बिटवीन अंग्रेज एंड क्या है बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये आपका बैटल ऑफ बक्सर ही है ना, मतलब प्लासी और बक्सर देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ना बक्सर के बाद एकदम सही लगभग इसका एक तरह से शासन ही हो गया है। और ये कब लड़ा गया था, देखो 1764 में 22 से 23 अक्टूबर को लड़ा गया है, तो याद रखेंगे डेट 22 से 23 अक्टूबर 1764। प्लासी का जो था वो आपका याद होगा, प्लासी का है वो 23 जून 1757 है। ठीक है, 23 जून 1757, लेकिन ये जो है ये आपका 64 हो जा रहा है, और ये अक्टूबर में है, वो जून में था, ये अक्टूबर में। नेक्स्ट देखो दिया कि व्हाट आर द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल, थी हमने देख लिया। फिर बक्सर वही सेम चीज दिया है। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, तो ये देखो आपका शाह आलम सेकेंड है, ये मुगल लेटर मुगल राजा था एक तरह से, शाह आलम तृतीय। नेक्स्ट ये दिया कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, तो देखो मीर जाफर है ना, मीर जाफर के बारे में देखिए बंगाल ऑफ नवाब बंगाल ऑफ, तो दिस इज कॉल्ड एज ए मीर जाफर हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, तो मीर जाफर है, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, है ना, तो ये आपका जो है 22 से 23 अक्टूबर 1764। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आपको दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का बैटल के बाद कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था आपका 1765 इसमें, ये किया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764। नेक्स्ट दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, तो देखो फारूक शाह आलम द्वितीय के बारे में देखो, कुछ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये देखो शाह आलम द्वितीय ना, इसने क्या किया, दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है, जब इनका हार हो गया था 1764 में बक्सर के बाद, तब ये किया गया था, है ना, 12 अगस्त 1765 को इसने क्या दिया, दीवानी बंगाल उड़ीसा एंड बिहार तीनों को दे दिया। नेक्स्ट है हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765, ये आपका मुगल इंपीरियर शाह आलम द्वितीय, उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे हम लोग बात करेंगे ना, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765, थी आपका जो मुगल इंपीरियर। ओके, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765, तो ये हो जाएगा आपके मुगल इंपीरियर। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखो दिया इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट,
ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो वही सेम चीज़ रिपीट है, क्वेश्चन देखो रिपीट है। फिर वही साल हम द्वितीय के बारे में दिया है, कब दिया गया था, तो 12 अगस्त 1765 को अधिकार दिया गया था दीवानी ऑफ बंगाल का। सेम चीज़ है। हाँ, ये देखो अलग क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है, तो डिप्टी दीवान बना दिया गया था ताकि लुक अप करने के लिए, अप टू डेट मतलब अपडेट भेजने रहने के लिए, एक तरह से अपना एजेंट टाइप का कह सकते हो आप। तो वही किया गया था, हु वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ द मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। ओके, तो ये है मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को क्या बनाया गया, तो डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, मोहम्मद रजा खान। ओके, तो नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स ट्राइब डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्टेक्ट विद आफ्टर द ग्रांट। तो ये आपका खासी। ओके, खासी के बारे में देखो, कुछ फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट केम कम इनटू कांटेक्ट विद द। ओके, तो देखो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। देखो फ्रेंड्स, उसमें दिया गया कि विद रेफरेंस टू द इन हिंदू क्या है, नायब वजीर ऑफ अवध सल्तनत है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो देखो इसमें बहुत एक हिंदू दिया है, यानी कि राजा टिकैत के बारे में दिया है कि राय वाज अर्थ मंत्री ऑफ द नवाब अफाफुद्दौला, सही है। और इसके बाद दिया है आपका यूजुअली देयर वेर सर्टेन हिंदूज कास्ट हु वर प्लेस्ड एट दी हाई पोजीशन इन दी स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। तो ये भी सही है ना, इनकी राजा टिकैत राय जो था अर्थ मंत्री है नवाब अशफाकुद्दौला का, और कुछ हिंदू भी कास्ट थे जिनको की हाई पोजीशन मिला था नवाब ऑफ अवध में, है ना। तो इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि राजा टिकैत राय जो था अर्थ मंत्री था, दीवान ऑफ नवाब अशफाकुल्ला अवध, एंड यूजुअली सर्टेन हिंदू कास्ट जो था ना उनको भी दिया गया था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन द इंडिया इन द 18th सेंचुरी, है 19th सेंचुरी में देखो क्रोनोलॉजिकल बताया जा रहा है। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। बैटल ऑफ अंबर आया था पहला, फिर बैटल ऑफ प्लासी था, फिर बैटल ऑफ वांडीवास है, और फिर बैटल ऑफ बक्सर है ना। अंबर सबसे पहला है, फिर आपका बैटल ऑफ प्लासी है, ओके, बैटल ऑफ वांडीवास फिर आया। कब कब है, तो देखो बैटल ऑफ अंबर जो है ना, आप याद रखेंगे 1749 में दिया गया है, ठीक है। 1749 है बैटल ऑफ अंबर में। फिर आपका प्लासी जो हुआ जून 1757 में हुआ है, एंड बैटल ऑफ वांडीवास जो है वो 1760 में हुआ है, और ये फ्रेंच और ब्रिटेन के भी बीच में हुआ था, प्लस बक्सर जो है वो 64 में हुआ था, है ना। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंबर का बैटल 1749, बैटल ऑफ प्लासी 57, बैटल ऑफ वांडीवास 1760, एंड बैटल ऑफ बक्सर वो 64। आगे देखेंगे नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760। तो हो जाएगा आपका काउंट लली। काउंट लिया, इसमें क्या दिया है कि नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास का जो लड़ाई हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, तो कौन सा कमांडर था फ्रेंच की तरफ से जिनको हार का सामना करना पड़ा था, तो काउंट लली है। इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, याद रखिए इसको। फिर देखो इसमें दिया बैटल ऑफ वांडीवास 1760 के बारे में दिया है, ब्रिटिश डिफीटेड, ब्रिटिश और फ्रेंच को डिफीट कर दिया। नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम, पता ही हमने बात किया अभी। नेक्स्ट देखो दिया है मिलाने के लिए दिया पेयर 1 और पेयर 2 में, तो ये देखो दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यानी कि बाकी के सारे गलत है, एक ही है इसमें। तो बैटल ऑफ वांडीवास जो है वो आपका फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे बैटल का वांडीवास जो है ना, ये आपका फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, बाकी सारे गलत है। तो बैटल ऑफ बक्सर देखो 1764 में है, बैटल ऑफ वांडीवास आपका 60 में, बैटल ऑफ चिलैया वाला जो है ये आपका 1849 में फॉट किया गया था। किन के बीच में है, तो देखो सिख आर्मी है ना वाज अंडर कमांड ऑफ शेर सिंह, है ना, और ब्रिटिश आर्मी जो था लॉर्ड गफ जो था वो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था, और सिख आर्मी को शेर सिंह कर रहा था। तो यानी सिख और ब्रिटेन जो ब्रिटिश है उसके बीच में हुआ था, और गवर्नर जनरल इस समय जो था वो आपका लॉर्ड डलहौजी था, है ना। तो बैटल ऑफ चिलैया वाला जो है 49 में 1849, और आपका बक्सर तो पता ही है, एंड वांडीवास 1760 में आपको पता ही है, और खुर्दा जो है ये आपका 1795 में हुआ था। ये मराठा और निजाम के बीच में हुआ था, निजाम जो है ना डिफीट हुआ था, ठीक है। 1795 में है खुर्दा या खुर्जा बोलते हैं इसको,
या खाड़दा भी बोलते हैं, ये आपको याद होगा 1795 में, याद रखिए, मराठा और निजाम के बीच, जिसमें निजाम का हार हुआ। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली, है ना। तो मराठा है, मराठा जो था वो काफ़ी ज़्यादा ही एक तरह से चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय का इसको ब्रिटेन के लिए, और इसलिए सबसे ज़्यादा अपोज भी किया था, है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी रहेगी तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, एक एक घंटा का हम लोग रखते हैं ताकि आपको, है ना, मोरल डाउन नहीं हो पाए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का फिर बाद में लाएंगे, ओके। और आप लोग रिवाइज करते रहिए। और लास्ट में मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि आप लोग बताइएगा, बताइए कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लाया था, ठीक है। और जो वास्को डिगामा था उसको इंडिया में लाने वाला कौन एक बिजनेसमैन था इंडिया का, ठीक है। उन दोनों का नाम बताइए आप, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एकदम आप लोग जम के मेहनत कीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डेफिनेटली यू ऑलवेज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।